हेलो बच्चों, वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। हमने पिछले 3 लेक्चर में ऑलमोस्ट सारी थियोरेटिकल बातें सॉलिड स्टेट की ख़त्म कर ली हैं और बच्चों अब आज से शुरू होगा सॉलिड स्टेट के 3 डायमेंशन की मस्ती। तो आप एक एक चीज़ों को आज बहुत ध्यान से देखिए, आज का लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होता है बच्चों? अगर हम किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें, मान लो कि हमारे पास NaCl जो कि एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसका कोई टुकड़ा है। इसको तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तो अंत में कोई तो एक पार्ट ऐसा मिलेगा जो अब आगे डिविजिबल नहीं होगा। तो किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो सबसे छोटा स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं यूनिट सेल। मींस कि इफ यूनिट सेल इज रिपीटेड इन 3 डायमेंशन देन कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस इज प्रोड्यूस्ड। यानी कि किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड का सबसे छोटा स्ट्रक्चर जिसको अगर हम 3 डायमेंशन में रिपीट करें तो पूरा का पूरा क्रिस्टल लैटिस बन करके तैयार हो जाता हो, उसको यूनिट सेल बोलते हैं। अगर अभी भी ना समझ में आया हो तो मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझा देता हूं। मान लो कि कोई, आप जिस शहर में रह रहे हो, कोई पूरे शहर को गिरा डाले और जैसे कमरे में बैठ करके आप मुझे देख रहे हो उसी तरह के कमरों से पूरे शहर को भर दे। यानी दाएं बाएं ऊपर नीचे लेफ्ट राइट टॉप हर जगह पर वैसा ही कमरा बना दिया जाए पूरे शहर में जैसे कमरे में आप बैठे हुए हैं। आज से 1000, 10,000, 20,000 साल बाद अगर कोई आदमी बाहर से शहर को देखेगा और तोड़ना शुरू करेगा, तोड़ते 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 लास्ट में उसे एक कमरा मिलेगा और वो कमरा बिल्कुल वैसा होगा जैसा आप जिस कमरे में बैठ करके पढ़ रहे हैं। यानी कि वो शहर उसी कमरे का रिपीटिंग पैटर्न था। इफ दैट रूम इज repeated in 3 dimension then the complete city is formed and filled by the room in which you are sitting right now। ठीक उसी तरह से अगर हम किसी क्रिस्टल को तोड़ते जाएं तोड़ते जाएं तोड़ते जाएं तो जो उसका सबसे छोटा स्ट्रक्चर बन करके तैयार होगा बच्चों, उसी को हम यूनिट सेल बोलते हैं। और फिर से बोल देता हूं, अगर यूनिट सेल को 3 डायमेंशन में रिपीट किया जाए तो पूरा का पूरा क्रिस्टल लैटिस बन करके तैयार हो जाता है। तो मीन्स यूनिट सेल क्या हो जाएगा? यूनिट सेल हो जाएगा कि इट इज स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ एनी क्रिस्टलाइन सॉलिड। हम लोग कह सकते हैं इसके बारे में कि इट इज स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ any crystalline solid and if it is repeated in 3 dimension then complete crystal lattice is formed। बच्चों, अब हम बात करेंगे कि किसी यूनिट सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने पैरामीटर्स की जरूरत होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, there are 6 parameters are required। There are 6 parameters are required to represent any unit cell। किसी भी यूनिट सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए बच्चों हमें 6 पैरामीटर की जरूरत होती है। वो क्या हैं जरा आप देख लो। A दिस लेंथ, B दिस लेंथ, C दिस लेंथ, एंड अल्फा, बीटा, गामा। They are the 6 parameters which is required to represent any
यूनिट सेल। वैसे एक बात बता दूं, यूनिट सेल 3 तरीके के होते हैं, 1 डायमेंशनल भी होता है, 2 डायमेंशनल भी होता है और 3 डायमेंशनल भी होता है। लेकिन हमको हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग सिर्फ 3 डायमेंशनल यूनिट सेल के बारे में पढ़ना है। और 3 डायमेंशनल यूनिट सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए 6 पैरामीटर्स की जरूरत लगती है। 6 पैरामीटर्स हैं। सबसे पहले ए बी सी, दे आर द एज लेंथ, they are the edge length guys, and alpha beta gamma, they are the angle between edges, they are the angle between edges, edges के बीच में ये एंगल है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम लोग इसको अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो ज़रा देखिए, आपको बहुत सारी चीज़ें मैं बता सकता हूँ और सिखा सकता हूँ। तो ऑन द बिहाफ ऑफ ए बी सी एंड अल्फा बीटा गामा, यूनिट सेल इज क्लासिफाइड इन 7 डिफरेंट कैटेगरी। उसको मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ और सिखाता हूँ, और कैसे मेमोराइज करके रखा जाए बच्चों, इसको भी बताता हूँ। तो अगर मैं बोलूँ आपसे कि ऑन द बिहाफ ऑफ एंगल एंड एजेस means on the behalf of A, B, C and alpha, beta, gamma, या on the behalf of these 6 parameters, unit cell is mainly classified into 7 different category। बच्चों ध्यान से बातों को देखिएगा। कहता है कि on the behalf of these parameters, on the behalf of these parameters, unit cell is divided in 7 different category, in 7 different कैटेगरी। देखिए वो 7 डिफरेंट कैटेगरीज क्या हैं। मैं ऐसे याद रखता हूं, आप भी ऐसे ही याद रखना, तो आप आसानी महसूस करोगे। CTO MTH, देख लेता हूं मेरे फ्रेम में है या नहीं, थोड़ा ऊपर से बना देता हूं बच्चों। CTO MTHR, these are the 7 different type of unit cell। C stands for cubic unit cell। C से बच्चों बन करके तैयार होता है हमारा cubic unit cell। T से बनता है tetragonal unit cell। O से बनता है ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल। M से बनता है मोनोक्लिनिक यूनिट सेल। T से बनता है बच्चों ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल। H से बनता है हेक्सागोनल यूनिट सेल। R से बनता है रोम्बोहेड्रल यूनिट सेल। बच्चों हमको इनके बारे में पढ़ना है। किसके किसके बारे में? क्यूबिक यूनिट सेल, टेट्रागोनल यूनिट सेल, ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल, मोनोक्लिनिक यूनिट सेल, ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल, हेक्सागोनल यूनिट सेल, एंड R स्टैंड्स फॉर रोम्बोहेड्रल यूनिट सेल। अगर बच्चों इनके बारे में बात किया जाए तो इनके लिए ए बी सी का और अल्फा बीटा का क्या कंडीशन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन के रूप में भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखिए मैं क्या कर रहा हूं, इसके लिए A इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। बच्चों इसके लिए टेट्रागोनल में जरा देखिए, A इज इक्वल्स टू बी
डज नॉट इक्वल्स टू सी बट अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। गाइज अगर हम लोग ऑर्थोरोम्बिक की बात करें तो ऑर्थोरोम्बिक में भी ए डज नॉट इक्वल्स टू बी डज नॉट इक्वल्स टू सी और यहाँ पे अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाता है। फिर बच्चों बात आता है मोनोक्लिनिक यूनिट सेल का। अब ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है क्योंकि इसमें एंगल का जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा हटके है। बच्चों जरा देखें, मोनोक्लिनिक में जो ए होगा दैट इज डज नॉट इक्वल्स टू बी और जो बी होगा दैट इज डज नॉट इक्वल्स टू सी। लेकिन गाइज जो अल्फा है और जो हमारा गामा है ये तो 90 के बराबर होगा, लेकिन जो बीटा है ये ना 90 के बराबर होगा, ना ही ये 60 के बराबर हो सकता है और ना ही ये 120 के बराबर हो सकता है। ये तीन कंडीशन आपको फुलफिल नहीं करेगा, यानी कि अल्फा और गामा तो 90 के बराबर होगा, लेकिन बच्चों जो बीटा है वो ना तो 90 के बराबर होगा, इसमें ना 60 के बराबर होगा, ना 120 के बराबर होगा। एनसीईआरटी वगैरह में सिर्फ 90 दिया रहता है, लेकिन आप ये भी जानते रहे कि तीन और पॉसिबिलिटी होती हैं और तीनों के भी इक्वल नहीं हो सकता। किसमें? मोनोक्लिनिक यूनिट सेल में। इसको याद कैसे किया जाएगा ये भी मैं आपको सिखाता हूँ। देखिए बच्चों, उसके बाद नंबर आता है ट्राई क्लिनिक यूनिट सेल का, और जब ट्राई क्लिनिक यूनिट सेल का नंबर आ जाएगा तो ए डज नॉट इक्वल्स टू बी डज नॉट इक्वल्स टू सी, और बच्चों अल्फा डज नॉट इक्वल्स टू बीटा डज नॉट इक्वल्स टू गामा एंड डज नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस में से एक है। क्यों और कैसे ये मैं आपको बताता हूँ। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हेक्सागोनल यूनिट सेल। तो ए इक्वल्स टू बी डज नॉट इक्वल्स टू सी, और अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, और गामा जो है वो 120 के बराबर होगा। रोम्बोहेड्रल में ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा डज नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये तो है सब केसेस। अब इसको याद कैसे किया जाएगा बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो सबसे पहले याद करने के लिए आपको इसी पैटर्न में लिखना होगा जिस पैटर्न में मैंने लिख रखा है, और इसी पैटर्न में लिखने के लिए आपको मालूम होना चाहिए इसका जो जिंगल या जो शॉर्ट फॉर्म है CTOMTHR। अगर आपको ये याद है तभी आप अरेंज कर पाओगे अच्छे से। CTOMTHR। C स्टैंड्स फॉर क्यूबिक यूनिट सेल, T stands for tetragonal unit cell, O stands for orthorhombic, M stands for monoclinic, T stands for triclinic, H stands for hexagonal, R stands for guys rhombohedral। अब जरा देखो कि सबसे पहले तो क्यूबिक यूनिट सेल में ये बात सबको पता है कि A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री होता है। एक क्यूब एज्यूम कर लो, देखोगे तो उसमें आपको साफ साफ दिखेगा हाँ ऐसा ही होता है। अब जरा देखो, जैसे जैसे आगे बढ़ना एक क्लोज करते चलना पीछे से। क्यूबिक में A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्यूबिक के बाद CT टेट्रागोनल, टेट्रागोनल देखो एक क्रॉस लगाया मैंने, ये देखो, बाकी एंगल एज इट इज। ऑर्थोरोम्बिक में एक और क्रॉस लगाया, पहले एक फिर एक और, पीछे से हम लोग क्लोज कर रहे हैं। देखो ध्यान से देखना, क्यूबिक में A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C और अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री। टेट्रागोनल में एक क्रॉस लगाया, ऑर्थोरोम्बिक में 2 बार कट लगाया, और एंगल तो सब में सेम रहेगा, यहां तक एंगल सेम रहेगा। तो देख लो क्यूबिक में ये, टेट्रागोनल आते ही एंगल नहीं छेड़ना है 3 बार तक, एक बार पीछे से ब्लॉक किया, ऑर्थोरोम्बिक में एक बार और पीछे से ब्लॉक किया। अब जरा देखो, ऑर्थोरोम्बिक तक एंगल नहीं छेड़ना था जैसे 3 बार, वैसे ही ऑर्थोरोम्बिक से आगे तक उसको लेकर के 3 बार एज नहीं छेड़ना है। देखो यहां भी दोनों बंद, यहां भी दोनों बंद, ट्राई क्लिनिक तक एज दोनों बंद है, देख लो। बट अब एंगल वाली बात आई तो मोनोक्लिनिक का एंगल आपको अलग से ध्यान रखना पड़ेगा यार, और कोई चारा नहीं है। अल्फा इक्वल्स टू गामा 90, बीटा ना तो 90 ना 60 ना 120। ट्राई क्लिनिक इतना बढ़िया है कि ये मोस्ट एसिमेट्रिकल क्रिस्टल कहलाता है, और आपसे पूछ लेगा 4 ऑप्शन देकर के विच वन इज द मोस्ट एसिमेट्रिकल क्रिस्टल, कौन सबसे ज्यादा एसिमेट्रिकल क्रिस्टल है। तो देखो इसमें ना तो एज आपस में बराबर है बच्चों,
और ना ही एंगल आपस में बराबर है। दैट्स व्हाई द ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल इज आल्सो नोन एज द मोस्ट एसिमेट्रिकल क्रिस्टल ऑफ कंप्लीट सॉलिड स्टेट। देयर आर 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल्स आर प्रेजेंट व्हिच वी हैव टू स्टडी इन आवर syllabus. And in all these 7 categories, the triclinic is the most asymmetrical crystal. Why? Because angle is not equal, yes, and bond is also not equal, and also they are not equal to 90 degree. That's why it is known as most asymmetrical crystal. ठीक है बच्चों, अब जरा देखो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं था। अब जरा देखो, पहले हमने पीछे से बंद किया था, अब हम आगे से खोल देंगे। तो देखो यहाँ हेक्सागोनल आते ही ए और बी को आगे से खोल दिया, और रोम्बोहेड्रल आते ही एक और खोल दिया। जैसे वहां पीछे से बंद किए थे वैसे यहां आगे से खोल दिए। एंगल हेक्सागोन है, हेक्सागोन में कौन नहीं जानता कि एक एंगल 120 होता है? कौन नहीं जानता कि हेक्सागोन में एक एंगल 120 होता है? जो नहीं जानता इसका मतलब उसने पीछे पढ़ाई नहीं की है, उसको करना चाहिए। उसके बाद आ गया रोम्बोहेड्रल। तो रोम्बोहेड्रल में आपको एंगल कंडीशन थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि आपस में बराबर होते हैं बट 90 के बराबर नहीं होते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। देख लीजिए, मैं इसको फिर से लिख करके दिखा देता हूं आपको, और आप इसको अच्छे से समझेंगे। एक बार मेरे तरीके को देख लीजिए। यदि आप इससे बेहतर कुछ जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वैसे मुझे लगता नहीं, क्योंकि ये सबको याद नहीं रहता। देखो, बुक से देख करके नोट करा देना इज अ डिफरेंट थिंग, और 24/7 के लिए माइंड में रख लेना इज डिफरेंट थिंग। अब जरा देखिए आप बात को, जैसे क्यूबिक था तो A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू, मैंने 90 डिग्री कर दिया। अब जैसे ही टेट्रागोनल आएगा पीछे से क्लोज करो, तो A इक्वल्स टू B डज नॉट इक्वल्स टू C, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल का कंडीशन 3 बार तक सेम रखना है। ऑर्थोरोम्बिक में फिर एक बार क्लोज कर दो, A डज नॉट इक्वल्स टू B डज नॉट इक्वल्स टू C, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री। 3 बार हो गया, एंगल में कोई छेड़खानी नहीं करनी है। अब वैसे यहां से 3 बार तक एज में कोई छेड़खानी नहीं करनी है। तो ये 1 हो गया, ये देखो 2 हो गया, ये देखो 3 हो गया। लो, अब बचा एंगल की बात। तो मोनोक्लिनिक का एंगल याद रखना पड़ेगा, अल्फा इज इक्वल्स टू गामा इज इक्वल्स टू 90, लेकिन बीटा ना तो 90 ना 60 ना 120। ट्राइक्लिनिक की बात की जाएगी तो ट्राइक्लिनिक में सरकार, अब देखो एनसीईआरटी में यही लिखा रहेगा खाली, लेकिन ये भी होता है, जानते रहना, अच्छी किताबें जब पढ़ोगे तब पता लगेगा। ट्राइक्लिनिक की बात करें तो ट्राइक्लिनिक तो मोस्ट एसिमेट्रिकल था, तो इनका एंगल ना आपस में बराबर होगा ना 90 के। अब जैसे पीछे से बंद करते आए थे, यहां से आगे से खोल दो, A इक्वल्स टू B डज नॉट इक्वल्स टू C, अल्फा और बीटा तो 90 के बराबर होगा, गामा देखो 120 के बराबर होगा। हेक्सागोन में, अबे हेक्सागोन में बेंजीन जैसा बनाता है मेरे शेर, तो एक एंगल 120 होता है कि नहीं होता है? आगे चलो, लो थोड़ा साफ बना देता हूं। हेक्सागोन में मेरे मुन्ना एक एंगल 120 का होता है यार। अब आगे जरा देखो, इसमें एक और खोल दो, एक और खोल दिया तो लो, और ये अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा डज नॉट इक्वल्स टू 90। यानी तुम्हें अलग से इन दोनों का एंगल याद रखने की जरूरत है, बाकी कॉमन सेंस के बिहाफ पे जाना जा सकता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं समझ में आई है बच्चों तो आप बताइएगा, मैं दोबारा से और प्रयास कर दूंगा। तो वैसे आप वीडियो को देखेंगे और मैं क्या बोल रहा हूं इसको समझने की कोशिश करेंगे, तो 100% बातें आपको समझ में आएंगी और याद भी हो जाएगा। अब जरा बात को देखना, ये जो क्यूबिक यूनिट सेल है, ये जो टेट्रागोनल यूनिट सेल है, ये जो ऑर्थोरोम्बिक है, ये मोनोक्लिनिक है, ये ट्राइक्लिनिक है, ये हेक्सागोनल है, और ये रोम्बोहेड्रल है। जो ये आगे भी क्लासिफाई किए गए हैं, यानी कि क्यूबिक यूनिट सेल को भी फर्दर बांटा गया है, और हमारे टेट्रागोनल यूनिट सेल को भी फर्दर बांटा गया है, ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल को भी फर्दर बांटा गया है, और मोनोक्लिनिक यूनिट सेल को भी फर्दर बांटा गया है। इनको कितने पार्ट में फर्दर बांटा गया है, ये चीज हम लोग अब जरा देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखो, जो तुम्हारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है उसको हम लोग आगे क्लासीफाई करेंगे, तो चीज़ों को देखते हैं कि कैसे कैसे होता जाएगा। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल 3 टाइप का होता है। अब 3 टाइप का कौन कौन है?
एक तो प्रिमिटिव यूनिट सेल, एक तो, या कहो पूरा वैसे ही बता देता हूँ, रुको एक सेकेंड रुको, थोड़ा सा टेक्निक चेंज करते हैं क्योंकि प्रिमिटिव भी आपको बताना पड़ेगा कि क्या होता है। देखो अभी तक में हमने देखा कि जो हमारे यूनिट सेल थे ऑन द बिहाफ ऑफ एज लेंथ एंड ऑन द बिहाफ ऑफ एंगल बिटवीन द एजेस 7 टाइप के थे। अब ये 7 टाइप की यूनिट सेल फर्दर क्लासिफाई किए गए हैं, तो अब मैं थोड़ा इसको मर्ज कर देता हूं जिससे कम समय में ज़्यादा बातें हो जाएं। अब हम इसको आगे देखते हैं। देखो यहाँ हमारा टास्क होगा कि नंबर ऑफ यूनिट सेल को, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पर यूनिट सेल निकालना, ये भी हमारा एक टास्क होगा। तो जरा देखो, सबसे पहला यूनिट सेल जो आपका था वो था सिंपल क्यूबिक, वो था सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। देखो आपको रिवीजन भी हो जाएगा, जिसमें आपने बताया था A इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये 3 टाइप का होता है। एक तो सिंपल क्यूबिक या क्यूबिक यूनिट सेल, एक तो होता है सिंपल क्यूबिक जिसे प्रिमिटिव भी बोलते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। बच्चों सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं they are present at the corner only, they are present at the corners only। अगर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे रहते हैं, कॉर्नर्स पे रहते हैं बस, और कहीं नहीं रहते हैं। दूसरा जो क्यूबिक यूनिट सेल है वो है बॉडी सेंटर्ड, वो क्या है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बच्चों उसको बोलते हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर पे तो हो ही हो, यानी कॉर्नर पे तो रहना कंपलसरी है, कॉर्नर पे होने के साथ साथ बॉडी सेंटर पे भी हो, कॉर्नर पे होने के साथ साथ बॉडी सेंटर पे भी हो। तो देख लीजिए, बॉडी सेंटर का मतलब है जिस कमरे में आप बैठे हैं उसका बिल्कुल सेंटर वाला हिस्सा, जो स्पेस में उसका सेंटर है, वही कहलाएगा बॉडी सेंटर। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यहाँ कॉर्नर पे तो है ही है, साथ साथ में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इसके बीचों बीच बॉडी सेंटर पे भी होंगे। और तीसरा जो यूनिट सेल है बच्चों वो है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, वो है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अगर गाइज फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की बात करें तो उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर पे तो होते ही होते हैं, साथ साथ सारे फेजेस पे भी होते हैं। कैसे, जरा देखिए, ये मान लीजिए हमारे पास एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है। अगर फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, साथ साथ में बच्चों कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और कहाँ होंगे, सारे फेजेस पे होंगे। तो देखिए एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये 4 फेजेस हैं। अब एक फेज सामने की तरफ होगा, उस पे मैंने ये बना दिया, और एक फेज पीछे की तरफ होगा, उस पे मैंने ये बना दिया। तो जरा टोटल देख लीजिए, किसी भी क्यूब में 6 फेजेस होते हैं, 4 तो बगल बगल, जिस कमरे में तुम बैठ के पढ़ रहे हो उसमें 4 दीवारें बगल बगल हैं, यानी वो 4 फेज हो गए, एक फर्श है 5 और एक छत है 6। तो किसी भी जो है क्यूब में टोटल 6 फेजेस होते हैं, तो सारे फेज के सेंटर पे एक एक पार्टिकल रहेगा। ये दोनों इस तरह से इसलिए दिखाए क्योंकि ये सामने वाले फेज पे होगा। अगर इसका नाम मैं रख दूं A और इसका नाम मैं रख दूं B और इसको बोल दूं 1 2 3 4 और पीछे वाले को बोल दूं 5 6 7 8, तो देखिए जरा एक फेज होगा जो कि होगा कौन, देख लीजिए 1 2 3 4, उसके सेंटर पे जो है उसका नाम है A। एक दूसरा फेज होगा बच्चों जो कौन होगा, जरा देखिए 5 8 6 7, उसके जो सेंटर पे होगा उसका नाम है B।
तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ पाए होंगे। यानी कि बच्चों जो हमारा क्यूबिक यूनिट सेल है जिसके लिए A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी और अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है मेरे शेरों, उसमें जरा देखिए क्या होता है। ये क्यूबिक यूनिट सेल 3 अलग अलग पार्ट में बांटा गया है। सबसे पहला है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर। दूसरा है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इन केस ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल constituent particles are present at the corner as well as at the body center। body center होता है उस क्यूब का बीचों बीच हिस्सा जो होगा उसे ही बोलते हैं बॉडी सेंटर। एंड थर्ड वन इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल मींस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर एज वेल एज एट द फेस सेंटर, जैसा कि यहां हमने देखा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो हम बोल सकते हैं कि क्यूबिक यूनिट सेल कुल मेनली कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है बच्चों। ठीक है, अगर क्यूबिक यूनिट सेल कुल 3 टाइप का होता है तो इसके बाद अगला आएगा हमारा टेट्रागोनल यूनिट सेल। टेट्रागोनल यूनिट सेल की हम जब बात करेंगे तो उसको आप जरा अच्छे से देखिए, एक एक चीज को समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका बिल्कुल बेस बनाएगा। तो मैं अब थोड़ा किनारे कुछ और भी लिखता चलता हूं और अपने काम की भी बात लिखता चलता हूं। देखें जरा ध्यान से बच्चों, हमने देखा कि जो क्यूबिक यूनिट सेल था, जो हमारा क्यूबिक यूनिट सेल था सरकार, क्यूबिक यूनिट सेल जिसके लिए आपने देखा कि A इज इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये 3 टाइप का था। एक था सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, दूसरा था बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, तीसरा था फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, अब इसी तरह से हम आगे जो बात करेंगे वो बात करेंगे CT। जो हमारा ट्रिक था वो क्या था? CTO MTHR था। तो अब हम लोग बात करेंगे किसकी? अब हम लोग T की बात करेंगे। T स्टैंड्स फॉर टेट्रागोनल। टेट्रागोनल यूनिट सेल जो होता है गाइस, उसमें आपने देखा था कि पीछे से ब्लॉक करना है। A इक्वल्स टू बी डज नॉट इक्वल्स टू सी, एंगल 3 बार नहीं छेड़ना है, यानी अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा। ये 2 ही टाइप का होता है। एक तो होता है प्रिमिटिव या सिंपल टेट्रागोनल यूनिट सेल। सिंपल टेट्रागोनल यूनिट सेल जो होगा उसमें बच्चों कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर। सरकार डायग्राम कैसे भी बने कंडीशन यही रहेगा। अगर ये A है, ये B है, ये C है तो ज़्यादा दिल पे मत लेना। A और B तो बराबर होगा, C बराबर नहीं होगा, इसको एहसास करते चलना। ठीक है, अब अगर दूसरे की बात करें तो दूसरा जो होता है वो होता है बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल यूनिट सेल की अगर मैं बात करूं तो बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल यूनिट सेल गाइस कैसा होगा? बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल यूनिट सेल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होंगे? जरा देखिए, बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल यूनिट सेल में ऐसा होगा कि ऐसी स्थिति हो जाएगी कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर पे रहेंगे और कॉर्नर के साथ साथ बॉडी सेंटर पे रहेंगे। अब 2 बार बता दिया, अब जब कॉर्नर और बॉडी सेंटर आएगा तो रिपीट नहीं मारेंगे। यानी कि बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल यूनिट सेल में constituent particles should be present at the corner and as well as the body center। तो जरा देखो, हमने देखा इसमें भी क्या रहेगा? A इक्वल्स टू बी डज नॉट इक्वल्स टू सी, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसमें भी क्या रहेगा? A इक्वल्स टू बी
डज नॉट इक्वल्स टू सी, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्योंकि दोनों टेट्रागोनल यूनिट सेल हैं। क्योंकि ये सिंपल टेट्रागोनल यूनिट सेल है बच्चों, इसलिए यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ कहाँ रहेंगे, कॉर्नर पे रहेंगे। क्योंकि ये बॉडी सेंटर टेट्रागोनल यूनिट सेल है बच्चों, तो ये तो एज इट इज रहेगा दोनों के लिए, लेकिन इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर पे तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ साथ आपके बॉडी सेंटर पे भी रहेंगे। ठीक है, तो अगले की बात करते हैं हम लोग, और जो गाइस हमारा अगला यूनिट सेल होगा CTO, O स्टैंड्स फॉर ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक में हम लोग एक एक करके देखते हैं, पहले जो साइड में जगह लेके चल रहे हैं उसको भर लेते हैं। क्यूबिक के बाद हमारा आया दूसरा टेट्रागोनल यूनिट सेल। टेट्रागोनल यूनिट सेल में हमारे सरकार लोगों ने क्या देखा, सरकार लोगों ने देखा कि A इज इक्वल्स टू बी, डज नॉट इक्वल्स टू सी, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये टू डिफरेंट टाइप का था, एक तो था सिंपल टेट्रागोनल यूनिट सेल और दूसरा था बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल यूनिट सेल। एक था सिंपल टेट्रागोनल यूनिट सेल, दूसरा था बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल यूनिट सेल। अब हम तीसरे पे आएंगे मेरे बच्चों, तो तीसरे पे जब आएंगे तो तीसरा हमारा है ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल। तीसरा क्या है बेटा, ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल। मेरे प्यारे बच्चों देखना जरा, ये जो है 4 डिफरेंट टाइप का होता है। एक तो होता है सिंपल, अब बताने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं लगेगी, सिंपल ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर एट द कॉर्नर, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर एट द कॉर्नर। और साथ साथ आपको एंगल का बात मालूम ही है, ए अब दोनों बार क्लोज कर दो, डज नॉट इक्वल्स टू बी, डज नॉट इक्वल्स टू सी, और आपको एंगल मालूम है कि 3 बार तक नहीं छेड़ना है। अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा, डज नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब जरा देखो, सिंपल के बाद ये होता है बॉडी सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल। इसमें बेटा क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर एट द कॉर्नर as well as at body center, as well as at body center। तीसरा है हमारा फेस सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल। इसका क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर एट द कॉर्नर, यानी कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, आर एट द कॉर्नर। 2 बार बता दिया तो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं, एक डायग्राम बनाऊँ कॉर्नर पे दिखाऊँ। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर एट द कॉर्नर एज वेल एज एट फेस सेंटर। यानी कि बच्चों यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, कॉर्नर पे तो रहेंगे ही रहेंगे, फेस सेंटर पे भी रहेंगे। लेकिन अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ है, अभी ये 4th टाइप भी है। जो 4th टाइप है वो है एंड सेंटर्ड, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए नया है। एंड सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल में गाइस क्या होता है, थोड़ी सी जगह क्रिएट करनी पड़ेगी, तो उसको मैं रेस कर देता हूँ। एंड सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल जो होगा वो, चलो यहीं बना देता हूँ। एंड सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल कैसा होगा जरा देख लीजिए। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, 2 अपोजिट एंड्स पे भी होंगे। जरा देखना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपोजिट एंड्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर एट द कॉर्नर एज वेल एज, कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे। लो भैया, कॉर्नर पे हमने बना दिया। अब याद रखना, एज और एंगल का कंडीशन यही होगा, यानी ए डज नॉट इक्वल्स टू बी, डज नॉट इक्वल्स टू सी, अल्फा डज नॉट इक्वल्स टू बीटा, डज नॉट इक्वल्स टू गामा, सॉरी अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री। और एंगल में क्या होगा, ए ये बराबर होगा, और एज में क्या होगा, ए डज नॉट इक्वल्स टू बी,
एंड बी डज नॉट इक्वल्स टू सी। और एंगल में क्या हो जाएगा, आपस में भी बराबर होगा सब और 90 के भी बराबर होगा। बच्चों यहाँ पर अपोजिट फेस कौन से हैं, अगर मैं इसको 1 मान लूँ, इसको 2, इसको 3, इसको 4, सामने वाले को 5, पीछे वाले को 6, तो 1 का अपोजिट फेज है 2, 3 का अपोजिट फेज है 4, 5 का अपोजिट फेज है 6। तो यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो रखना वो कॉर्नर पे तो रखना ही रखना, साथ साथ किसी भी 2 अपोजिट फेस पे रख देना। मैंने 3 और 4 पे रख दिया, मैंने एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल 3 पे रख दिया, एक 4 पे रख दिया। जरूरी नहीं कि मैंने 3 4 पे रखा है तो आप भी 3 4 पे ही रखो, आप कहीं भी रखो, खाली अपोजिट होना चाहिए। यानी 1 पे रखना तो 2 दे देना, 5 पे रखना तो 6 दे देना। तो जो हमारा ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल था बच्चों, वो हमारा कितने टाइप का है, 4 टाइप का होता है। सबसे पहला सिंपल क्यूबिक या सिंपल ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल। सिंपल ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल में एज और एंगल का कंडीशन वही होगा जो आप जानते हो, यानी कि A does not equals to B, does not equals to C, alpha is equals to beta is equals to gamma is equals to 90 degree. But if we are talking for other things तो वो चेंज होगा। सिंपल ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पे होंगे। बॉडी सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल में कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, उसके साथ साथ बॉडी सेंटर पे भी होंगे। एंड द थर्ड वन, अगर हम बात करें फेस सेंटर की, तो आप जानते हो कि फेस सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, उसके साथ साथ बच्चों फेजेस पे भी होंगे। द लास्ट वन इज फोर्थ एंड इट इज व्हाट, इट इज एंड सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल में constituent particles are present at the corner and same time constituent particles are present at any 2 opposite phases। opposite phases मतलब कि अगर इस पे है तो अगला इस पे होगा, अगर इस पे है तो अगला इस पे होगा, अगर 5 पे है तो अगला 6 पे होगा। 2 अपोजिट फेजेस पे होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। यानी कि बच्चों यहाँ से हमने देखा कि जो ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल होता है वो 4 अलग अलग टाइप का था, और वो 4 अलग अलग टाइप क्या हैं वो मैं आपको बताया, समझाया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में भी आ गया होगा। तो बच्चों आगे ज़रा देखना, आगे चलेंगे हम लोग। ऑर्थोरोम्बिक के बाद नंबर आता है हमारा जो है मोनोक्लिनिक का। ऑर्थोरोम्बिक के बाद हमारा नंबर आता है किसका, मोनोक्लिनिक का। तो पहले इसको हम लोग लिख देते हैं, ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक के बाद नंबर आता है ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल। ये कुल हमारा कितने टाइप का निकला, 4 टाइप का निकला। एक तो सिंपल ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल, दूसरा हमारा कैसे निकला, दूसरा हमारा निकला बॉडी सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल, और तीसरा हमारा कैसे निकला, फेस सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल, और जो हमारा चौथा है वो कैसा निकला, चौथा हमारा निकला एंड सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल। ऑर्थोरोम्बिक के बाद हमारा चौथा आ जाता है मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक यूनिट सेल। मोनोक्लिनिक में आपने देखा था कि एज को छेड़ना ही नहीं आगे, यानी कि एज इट इज, बट अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा, सॉरी अल्फा इज इक्वल्स टू गामा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, लेकिन बीटा डज नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री, एज वेल एज 60 डिग्री, एज वेल एज 120 डिग्री। इन 3 के बराबर नहीं हो सकता है। अब मोनोक्लिनिक जो यूनिट सेल होता है वो 2 अलग अलग टाइप का होता है। एक तो होता है सिंपल या प्रिमिटिव, सिंपल या प्रिमिटिव मोनोक्लिनिक यूनिट सेल। सिंपल या प्रिमिटिव मोनोक्लिनिक यूनिट सेल में क्या होगा आपको मालूम है,
constituent particles are at the corner, are at the corner. सेम टाइम अगर हम आगे बात करें तो दूसरा जो होता है वो होता है कि एंड सेंटर्ड मोनोक्लिनिक यूनिट सेल. एंड सेंटर्ड में क्या होगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होंगे वो कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, साथ साथ मेरे प्यारे बच्चों दे आर ऑल्सो प्रेजेंट एट द अपोजिट फेजेस. कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, अपोजिट फेस पे भी होंगे. जैसे कि पीछे हमने बनाया था, एक बार फिर बना देते हैं. एंड सेंटर्ड मोनोक्लिनिक यूनिट सेल में ना तो कोई H आपस में बराबर होगा, यानी कि A डज नॉट इक्वल्स टू B डज नॉट इक्वल्स टू C. अल्फ़ा और गामा ये तो 90 डिग्री होगा, बीटा ना तो 90 ना 60 ना 120. तो जरा देखो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हमने कॉर्नर पे डाल दिएगा. इस कॉर्नर पे अगर हमने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल डाल दिए तो किसी दो अपोजिट फेस पे भी डाल दिए, तो दिस इज कॉल्ड end centered unit cell, and it is like monoclinic end centered unit cell. Why? Because the angle and edge is like this. Angle and edge is following the condition of monoclinic. That's why it is end centered monoclinic unit cell. बच्चों अब आगे अगर हम लोग चलें तो आगे चलेंगे तो पता लगेगा कि हमारा मोनोक्लिनिक तक हो गया और लेफ्ट साइड हमें जगह की भी थोड़ी कमी हो गई, बट कोई बात नहीं, देखते चलिए, मज़ा आता जाएगा. जैसे जैसे अब लेक्चर बढ़ेगा वैसे वैसे इन्फॉर्मेशन भी आपको बढ़ता चला जाएगा. बच्चों आगे ज़रा देखो तो अब हम फोर्थ हमने क्या पढ़ा? फोर्थ हमने पढ़ा मोनोक्लिनिक यूनिट सेल. मोनोक्लिनिक यूनिट सेल में हमने क्या देखा? हमने देखा भैया कि A डज नॉट इक्वल्स टू B डज नॉट इक्वल्स टू C. अल्फ़ा और बीटा ये दे आर इक्वल टू 90 डिग्री, बट सॉरी अल्फ़ा एंड गामा दे आर इक्वल टू 90 डिग्री, बट बीटा डज नॉट इक्वल्स टू 90 एज वेल एज 120 एज वेल एज 60 डिग्री. साथ साथ हमने देखा कि ये दो टाइप का होता है. एक तो था सिंपल मोनोक्लिनिक यूनिट सेल और दूसरा था एंड सेंटर्ड मोनोक्लिनिक यूनिट सेल. आप इसको देखें तो अभी तक टोटल जो टाइप हुआ है वो देखिए कितना हो गया. तीन टाइप का तो ये था 3 + 2 5, 5 और 4 9, और 9 और 2 कितना हो गया 11. अब हमारे पास मोनोक्लिनिक के बाद बचता है ट्राई क्लिनिक. ट्राई क्लिनिक यूनिट सेल में जरा देखिए क्या होगा, बहुत आसान है. ट्राई क्लिनिक यूनिट सेल. गाइस ट्राई क्लिनिक यूनिट सेल में क्या होता है? A डज नॉट इक्वल्स टू B डज नॉट इक्वल्स टू C. अल्फ़ा डज नॉट इक्वल्स टू बीटा डज नॉट इक्वल्स टू गामा डज नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री. दैट्स वाई इट इज ऑल्सो नोन एज मोस्ट एसिमेट्रिकल क्रिस्टल. मोस्ट एसिमेट्रिकल यूनिट सेल. मोस्ट एसिमेट्रिकल यूनिट सेल. ये धरती पे जितने भी यूनिट सेल पाए जाते हैं उनमें सबसे एसिमेट्रिकल है. ना तो एज आपस में बराबर है गाइस और ना ही एंगल्स आपस में बराबर हैं. अब ये होता कितने का है? ये सिर्फ और सिर्फ एक टाइप का होता है. वो कौन सा है? सिंपल या प्रिमिटिव. सिंपल ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल. अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर ओनली एट द कॉर्नर. कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर ओनली एट द कॉर्नर. वेरी गुड. सरकार लोग समझ जाएं तो मज़ा आ जाए. ये हो गया हमारा भैया ट्राई क्लिनिक यूनिट सेल. ट्राई क्लिनिक यूनिट सेल के बाद नंबर आता है मेरा हेक्सागोनल यूनिट सेल. किसका नंबर आ जाएगा? हेक्सागोनल. चलो तो थोड़ा इरेज कर देता हूँ, थोड़ी जगह क्रिएट हो जाएगी. यहाँ से हमने देखा कि ट्राई क्लिनिक यूनिट सेल एक टाइप का होता है. ठीक है, तो लो भैया यहीं लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा एक साथ मेरे को इसकी ज़रूरत है इसलिए. ट्राई क्लिनिक यूनिट सेल. ट्राई क्लिनिक
यूनिट सेल। आपने देखा A डज नॉट इक्वल्स टू B, डज नॉट इक्वल्स टू C, एंड सेम टाइम आपने देखा कि अल्फा डज नॉट इक्वल्स टू बीटा, डज नॉट इक्वल्स टू गामा, डज नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। बच्चों अब ट्राई क्लिनिक एक टाइप का था टोटल, ठीक ऐसे ही अब हम आगे बढ़ेंगे तो हेक्सागोनल यूनिट सेल की बात आएगी, यानी कि द सिक्स्थ वन इज हेक्सागोनल यूनिट सेल। हेक्सागोनल यूनिट सेल के बारे में मैं बहुत सारी बातें आपको बताऊंगा, इतना डिटेल में बताऊंगा कि आपको आनंद आ जाएगा पैकिंग फ्रैक्शन वगैरह पढ़ाते समय। अभी जितनी बातों की ज़रूरत है उसको ध्यान से खाली सुन भर लीजिए बस। बच्चों हेक्सागोनल यूनिट सेल में A, अब आगे से खोलते चलो, B डज नॉट इक्वल्स टू C, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, और गामा जो है वो गामा इज इक्वल्स टू 120 डिग्री हो जाता है हेक्सागोनल यूनिट सेल में। अब ध्यान से देखना, ये भी सिर्फ एक टाइप का होता है और वो है सिंपल हेक्सागोनल यूनिट सेल। लेकिन जान लो कि सिंपल हेक्सागोनल यूनिट सेल कैसा होता है। सिंपल हेक्सागोनल यूनिट सेल ऐसा होता है, देखिए एक हेक्सागोन ये है, थोड़ा और जगह ले लेता हूँ, एक हेक्सागोन ये है, देखिए, और एक दूसरा हेक्सागोन ये बना दिया मैंने, मान लीजिए। अब आपको बहुत सारी बातें मैं अपने स्टाइल में समझाऊंगा। देखो अगर ये 1 है तो 1 के नीचे 2 आएगा, अगर ये 3 है तो 3 के नीचे ये 4 आएगा, अगर ये 5 है तो 5 के नीचे 6 आएगा, अगर ये 7 है तो 7 के नीचे 8 आएगा, यानी कि अगर ये 9 है तो 9 के नीचे ये 10 आएगा, और अगर ये 11 है तो 11 के नीचे ये 12 आएगा। अब मैं इसको इससे जोड़ दूं तो कोई तकलीफ नहीं, इसको इससे जोड़ दूं तो कोई तकलीफ नहीं, 3 को 4 से जोड़ूंगा तभी डायग्राम थोड़ा सा गंदा दिखने लगेगा। तो तुम एज्यूम कर लेना कि 3 किससे जुड़ा हुआ है, 4 से, 5 किससे जुड़ा हुआ है, 6 से, 7 किससे जुड़ा हुआ है ऐसे परपेंडिकुलरली, 8 से, और मेरे बच्चों 9 किससे जुड़ा हुआ है, 10 से। जब इतना एज्यूम कर लोगे तो आपको जो दिखेगा वो हेक्सागोनल यूनिट सेल है। हेक्सागोनल यूनिट सेल में अब ध्यान से सुनना, बहुत कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर पे तो होते ही होते हैं प्रिमिटिव में, प्रिमिटिव हेक्सागोनल यूनिट सेल में, साथ साथ अपोजिट फेजेस पे भी होते हैं, और 3 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बिल्कुल बीचों बीच में होते हैं। तुम मुझसे पूछ सकते हो कि सर क्यों होते हैं, तो रुक जाओ, पैकिंग फ्रैक्शन बताऊंगा, और पैकिंग फ्रैक्शन में आपको मैं ये बात प्रूफ करके दिखा दूंगा कि हाँ ऐसा ही होगा। अभी आज के लिए सिर्फ इतना आप मान लो कि जो हेक्सागोनल यूनिट सेल है वो एक टाइप का होता है, एंड दैट वन टाइप इज प्रिमिटिव और सिंपल हेक्सागोनल यूनिट सेल। अगला सवाल आता है, अगला क्वेश्चन जो अराइज करता है वो अराइज करता है कि सर लेट मी नो दैट which type of hexagonal unit cell is present and where the constituent particles are present in simple hexagonal unit cell। कि सर simple hexagonal unit cell में constituent particle कहाँ कहाँ होते हैं, तो मैंने बोला कि सारे कॉर्नर पे होते हैं, साथ साथ अपोजिट फेजेस पे होते हैं, और साथ साथ 3 constituent particles बीच में होते हैं। इतना आप खाली इंफॉर्मेशन के तौर पे ध्यान रखिएगा। अब बच्चों ज़रा देखो, तो मुझे थोड़ा सा आपको आगे की बात बता देनी चाहिए, यहीं इतने में ही। अगला है रोम्बोहेड्रल। अगर रोम्बोहेड्रल की बात करें तो रोम्बोहेड्रल यूनिट सेल, तो रोम्बोहेड्रल यूनिट सेल में आपको मालूम है कि क्या होता है, A इज इक्वल्स टू B, एक बार और खोल दो, इज इक्वल्स टू C, और अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा, एंड इट डज नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये है रोम्बोहेड्रल यूनिट सेल, भी एक ही टाइप का होता है, और वो है सिंपल रोम्बोहेड्रल यूनिट सेल। और सिंपल रोम्बोहेड्रल यूनिट सेल में भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर ओनली। तो अब जरा देखो, हमारे सारे के सारे 7 टाइप के यूनिट सेल के बारे में हमने बात कर लिया। अब मैं इसको मिटा क्यों नहीं रहा हूं, इसके पीछे एक रीजन है, अब आपको आनंद आएगा। देखो क्यूबिक यूनिट सेल 3 टाइप का था बच्चों,
आपका टेट्रागोनल यूनिट सेल 2 टाइप का था बच्चों, आपका ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल 4 टाइप का था, आपका मोनोक्लिनिक 2 टाइप का था, आपका ट्राइक्लिनिक 1 टाइप का था, और आपका हेक्सागोनल भी 1 टाइप का था, आपका रोम्बोहेड्रल ही 1 टाइप का था। तो टोटल जो ये आपस में क्लासिफाई किए गए हैं, तो जरा देखिए 14 आएगा टोटल। जरा देखो मैं कर देता हूं, क्यूबिक यूनिट सेल 3 टाइप का, टेट्रागोनल 2 टाइप का, ऑर्थोरोम्बिक 4 टाइप का, मोनोक्लिनिक 2 टाइप का, बाकी सब एक एक टाइप के हैं। अब जरा देखो 3 और 2 5, 5 और 9, 9 2 11, 11 और 3 ये 14, यानी कि these 7 type of unit cells are further classified, and after further classification they are of 14 different type, and these 14 unit cells are collectively known as ब्रेवियस लैटिस। इन 14 यूनिट सेलों को जिनको आपने अभी देखा, इनको कलेक्टिवली एक साथ एक नाम दिया गया है, और वो नाम है ब्रेवियस यूनिट सेल। वो नाम है ब्रेवियस यूनिट सेल बच्चों, ब्रेवियस यूनिट सेल। उम्मीद करता हूं कि ये जितनी बातें हमने पढ़ी आज वो आपने समझा होगा। एक बार मैं कंक्लूड कर देता हूं बच्चों, हमने आज पढ़ा किसके बारे में? हमने आज पढ़ा कि किसे कहते हैं यूनिट सेल। हमने फिर देखा कि किसी भी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, उसको बोलते हैं हम यूनिट सेल। और हमने आपको बताया कि यूनिट सेल को जब 3 डायमेंशन में रिपीट किया जाता है तो पूरा का पूरा क्रिस्टल बन करके तैयार हो जाता है। उसके बाद बात आया कि सर यूनिट सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने पैरामीटर की जरूरत होती है, तो हमने बताया 1 डायमेंशनल यूनिट सेल भी होते हैं, 2 डायमेंशनल यूनिट सेल भी होते हैं, 3 डायमेंशनल यूनिट सेल भी होते हैं। लेकिन हमको नीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग, जेई के सिलेबस के अकॉर्डिंग 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल यूनिट सेल को नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ और सिर्फ 3 डायमेंशनल यूनिट सेल को पढ़ना है। तो टू रिप्रेजेंट द 3 डायमेंशनल यूनिट सेल वी रिक्वायर 6 पैरामीटर्स। 3 इज द एज लेंथ एंड 3 इज द एंगल बिटवीन एजेस ABC and alpha beta gamma. On the behalf of these 6 parameters, further unit cells are classified into 7 categories, जिसको हमने कैसे याद किया? CTOMTHR। इसमें हमने H को कैसे याद रखें, एंगल को कैसे याद रखें, ये आपको समझाने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि आप सीख पाए होंगे। और साथ साथ हमने ये बताया कि आगे इनको कैसे क्लासिफाई किया गया है। तो पता लगा कि क्यूबिक यूनिट सेल को 3 टाइप में बांटा गया, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल वो होते हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर पे हो, बॉडी सेंटर वो होते हैं जिसमें कॉर्नर के साथ साथ बॉडी सेंटर पे भी हो, और फेस सेंटर वो होते हैं जिसमें कॉर्नर पे तो हो ही हो, साथ साथ फेस पे भी हो। और इसी के साथ हमने देखा कि एक और नया आया था एंड सेंटर, यानी मेनली 4 टाइप के हैं टोटल के टोटल। एक है जो है सिंपल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर पे, दूसरा है बॉडी सेंटर में कॉर्नर के साथ साथ बॉडी सेंटर पे भी, और तीसरा जो है वो है फेस सेंटर में कॉर्नर के साथ साथ फेस पे भी, एंड द लास्ट वन इज व्हाट? लास्ट वन इज एंड सेंटर में कॉर्नर और साथ साथ अपोजिट 2 एंड पर। फिर हमने हेक्सागोनल के बारे में आपको जरा सी जानकारी देने की कोशिश की। आगे इसके बारे में बहुत डिटेल में आपको बताएंगे जब हम आपको बताएंगे पैकिंग फ्रैक्शन विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। हेक्सागोनल में हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर, जो सिंपल हेक्सागोनल यूनिट सेल होता है उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर पे होते हैं, अपोजिट एंड्स पे होते हैं, और 3 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं जो कहां होते हैं? बिल्कुल बीचों बीच होते हैं। क्यों होते हैं? हमने कहा इसका जवाब आपको पैकिंग में दिया जाएगा। और सबसे लास्ट में हमने पढ़ा रोम्बोहेड्रल के बारे में, वो भी एक ही टाइप का होता है, और दैट वन इज द सिंपल क्यूबिक, या सॉरी सिंपल रोम्बोहेड्रल। तो बच्चों यहां से हमने देखा कि ये 7 टाइप की यूनिट सेल हैं और इनको फर्दर कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, और उसके साथ साथ हमको क्या ध्यान रखना है कि इन सभी पार्ट में एज और एंगल का क्या रिलेशन होगा, और उसके बाद हमको यह भी जानना है कि किस तरह के यूनिट सेल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहां प्रेजेंट होते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पर यूनिट सेल। बच्चों नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पर यूनिट सेल निकालना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है,
और अब आपको असली मज़ा आना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पर यूनिट सेल जो निकालते हैं उसमें सबसे पहला देख लेते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अगर गाइस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात करें तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं दे आर ओनली एट द कॉर्नर। अब एक छोटी सी बात, एक छोटे से क्वेश्चन से बहुत कुछ आपको समझ में आ जाएगा। सपोज करिए कि एक माता पिता के 2 संतान हैं और माता पिता के पास 10 लाख रुपए है, 10 लाख रुपीज़ अगर उसको 2 बच्चों में बांटना होगा तो एक बच्चे के हिस्से में 5 और दूसरे के भी हिस्से में 5 लाख रुपए आएंगे। ये कैसे पता लगा? टोटल डिवाइड बाई कितने लोगों में बंटना है, ये मैथमेटिकल जो है अप्रोच है। तो ये तो आप बहुत आसानी से बता लेते हो, लेकिन यही बात जब यहाँ अप्लाई होगी तो ज़रा देखना आपको थोड़ा सा तकलीफ होता है, वो तकलीफ मैं हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा है कि ये बताइए कि किसी भी क्यूब का एक कॉर्नर कितने अदर क्यूब से शेयर्ड होता है। तो ये बात मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, अगर इस लाइन को आगे बढ़ा दिया जाए और साथ साथ इस लाइन को भी आगे बढ़ा दिया जाए तो आप पाएंगे कि एक क्यूब तो वो ये है नंबर 1 जो आपके सामने बना हुआ है। ऐसा ही एक क्यूब यहाँ बन सकता है नंबर 2 इसके पीछे। ऐसा ही एक क्यूब यहाँ बन सकता है नंबर 3 इसके बगल और इसके सामने। और ऐसा ही एक क्यूब यहाँ बन सकता है नंबर 4। यानी कि अगर हम इनको ऐसे देखें तो ये एक छत जैसा आकार होगा। अगर आप इनको देखते हैं तो पता लगेगा कि ऊपर यहाँ जाके कोई बैठ के ऐसे देखे तो उसको ये एक छत जैसा दिखेगा जो 4 पार्ट में बटा होगा, 1 2 3 4। बच्चों, यानी कि 4 ऐसे क्यूब तो बगल बगल से होंगे जिनका कॉर्नर यहीं आएगा। और क्या इसके ऊपर एक क्यूब नहीं बन सकता है? एक क्यूब इसके ऊपर बनेगा, एक क्यूब इसके ऊपर बनेगा, एक क्यूब इसके ऊपर बनेगा, एक क्यूब इसके ऊपर बनेगा। यानी कि टोटल 8 क्यूब होंगे जिसका कॉर्नर यहीं आएगा। 4 तो आपको दिख ही रहा है, 1 2 3 4। इसके ऊपर जो कमरा बनेगा क्यूबिक, उसका भी तो एक कोना यहीं होगा। इसके ऊपर जो कमरा बनेगा उसका भी तो एक कोना यहीं होगा। इसके ऊपर जो कमरा बनेगा उसका भी तो एक कोना यहीं होगा। इसके ऊपर जो कमरा बनेगा उसका भी तो एक कोना यहीं होगा। यानी कि अगर मैं अपने बच्चों से बोलूं कि किसी क्यूबिक यूनिट सेल का एक कॉर्नर कितने अदर क्यूब से शेयर्ड होगा, तो हम कह सकते हैं कि टोटल 8 अलग क्यूब से, 8 अलग क्यूब से शेयरिंग करता है। तो जरा देखिए, हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पर कॉर्नर क्या हो जाएगा? तो एक कॉर्नर पे कितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं? टोटल 1। और उसको कितने लोगों में बांटना है? 8 लोगों में। तो 1/8, जैसे टोटल 10 लाख रुपए थे, कितने लोगों में बांटने थे? 2। तो क्या कर दिया था? 10/2 कर दिया था। तो वैसे एक कॉर्नर पे कितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं? एक। उसको कितने लोगों में बांटना है? 8। तो डिवाइड बाई 8 कर दिया। यानी कि नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पर कॉर्नर जो होगा 1/8 होगा। अब आगे जरा देखना, तो नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पर यूनिट सेल। अगर हमें नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पर यूनिट सेल निकालना हो बच्चों, तब हम लोग क्या करेंगे? तब हम लोग लिख देंगे कि नंबर ऑफ कॉर्नर, क्योंकि कॉर्नर पे ही है ये, इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एसोसिएटेड विथ 1 कॉर्नर, एसोसिएटेड विथ 1 कॉर्नर। ध्यान से देखो, हमने क्या किया कि नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पर यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में टोटल कितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं। तो हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल तो गाइस सिर्फ कॉर्नर पे था, तो हमने लिख दिया कि नंबर ऑफ कॉर्नर इनटू
कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एसोसिएटेड विथ वन कॉर्नर की कुल कितने कोने हैं और एक कोने में कितना हिस्सा है, तो ये हमने कर दिया। तो टोटल जो नंबर ऑफ कॉर्नर थे वो 8 थे और एक कॉर्नर का हिस्सा 1/8 था। तो टोटल जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पर यूनिट सेल आया वो 1 आया। यानी कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पर यूनिट सेल आएगा गाइस, वो कितना आएगा, 1 आएगा। एक बार हमने इसको बताया, फिर से बता देता हूं। ये जो कोना है, ये जरा देखो, एक क्यूब तो ये है, एक ऐसा इसके पीछे, एक ऐसा इसके बगल, एक ऐसा इसके बगल बनेगा। यानी अगर हम छत पे चढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि ये कोना 1 2 3 4 4 अलग अलग क्यूब के साथ शेयर किया हुआ है। बच्चों 1 के ऊपर एक कमरा बनेगा, 2 के ऊपर एक कमरा बनेगा, 3 के ऊपर एक कमरा बनेगा क्यूबिक, और 4 के ऊपर एक कमरा बनेगा क्यूबिक। यानी कि 4 तो नीचे नीचे और 4 ही क्यूब ऊपर ऊपर इस कोने पर आ रहे हैं। यानी ये जो कोना है यहाँ पर 8 क्यूब का कॉर्नर आ रहा है। यानी भी यहाँ पे रखा हुआ पार्टिकल 8 कॉर्नर में बटेगा। तो वही हमने लिखा कि नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पर कॉर्नर कितना हो जाएगा। तो टोटल पार्टिकल है 1 और 8 कॉर्नर में डिवाइड करना है तो 1/8 हो जाएगा। अब हमसे पूछता है कि किसी एक यूनिट सेल में कितना कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, तो हमने बोल दिया नंबर ऑफ कॉर्नर, वाई क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पे था, इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एसोसिएटेड विथ वन कॉर्नर। तो एक कॉर्नर से 1/8 है, नंबर ऑफ कॉर्नर था 8, 8 इंटू 1/8, तो टोटल आ गया बच्चों 1। इसी तरह से अब हम आगे चलेंगे और आगे चल करके बात करेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में। किसके बारे में? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अगर हम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में बात करेंगे तो जरा देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर एट द कॉर्नर एज वेल एज एट द बॉडी सेंटर। तो जो बॉडी सेंटर पे है, जो किसी कमरे के बीचों बीच है, वो किसी से शेयरिंग करेगा क्या? किसी से नहीं शेयरिंग करेगा। देख लीजिए, जैसे आपने बताया था कि ये है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, किसी भी कमरे में बैठा हुआ आदमी इस पार्टिकल को नहीं पा सकता है, नहीं छू सकता है। यानी कि जो सेंटर में है वो पूरा का पूरा एक यूनिट सेल का होगा, और जो कॉर्नर पे है वो तो आपने पीछे देखा ही। तो जरा देखिए, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में जो बच्चों नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पर यूनिट सेल होगा, वो जरा देखिए क्या होगा। नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पर यूनिट सेल की अगर मैं बात करूं, पर यूनिट सेल की अगर मैं बात करूं तो वो होगा ड्यू टू कॉर्नर प्लस ड्यू टू बॉडी सेंटर। इन दो के वजह से होगा ड्यू टू कॉर्नर। अब ड्यू टू कॉर्नर पीछे आपने देखा कि 1 होता है और ड्यू टू बॉडी सेंटर भी 1, तो टोटल कितना आ गया 2। यानी कि किसी भी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में जो नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पर यूनिट सेल होगा दैट इज इक्वल्स टू 2 होगा। अब इसी सिलसिले में हम लोग आगे चल देते हैं और अगला देखते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अगर बच्चों फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की बात करें तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है, जरा देखिए, FCC। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की अगर हम लोग बात करें गाइस तो जरा देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर एट द कॉर्नर एज वेल एज एट द फेस। तो जरा देखिए, अगर ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। अब जरा देखिए बच्चों, साथ साथ फेस पे भी है 1 2 3 4, ये आगे वाले पे, ये पीछे वाले पे। तो जरा देखिए, ये फेस कितने कमरों में कॉमन होगा। जरा देखिए, मान लो ये एक क्यूब है, ये एक दूसरा है, ये एक तीसरा है, ये एक चौथा है। तो ये जो फेस होगा, ये फेस ये 1 और 3 में ही तो कॉमन होगा। ये जो तीसरा कमरा इस बगल बना है और ये जो पहला कमरा है उसके बीच में यही तो एक दीवार होगी ना। यानी कि एक फेज 2 कमरों में बटा हुआ रहता है। ध्यान से देख लीजिए, यानी कि जो एक फेज होगा वो कितने यूनिट सेल में बटा होगा? 2 यूनिट सेल में, एक तो 1 और एक 3। अगर इसकी बात करूं तो समझ में आई कि नहीं आई बात? 100% समझ में आई होगी। जब 2 लोगों में बटा होगा तो जरा देखना, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पर यूनिट सेल जो यहाँ होगा, पर यूनिट सेल, वो हो जाएगा बेटा ड्यू टू कॉर्नर प्लस ड्यू टू फेस हो जाएगा। अब ड्यू टू कॉर्नर कितना होगा जरा बताओ? 1 पीछे आपने देखा। ड्यू टू फेस, तो एक फेस को 2 यूनिट सेल में बटा हुआ है,
तो एक फेस के हिस्से में कितना आ जाएगा 1/2। जैसे एक कॉर्नर 8 यूनिट सेल में बटा हुआ था तो पर कॉर्नर हिस्सा 1/8 आया था, वैसे ही एक फेस जो है वो 2 यूनिट सेल में बटा हुआ है तो पर फेस हिस्सा 1/2 आएगा। एंड द टोटल नंबर ऑफ फेज इज 6, तो 1/2 इंटू 6 इज 3, यानी 3 + 1। यहाँ क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कितने हो गए गाइस, 4 हो गए। यानी कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पर यूनिट सेल 1। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज 2। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो आया गाइस वो आया 4। अब एक लास्ट बचता है हमारा जो है बच्चों एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अगर एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की बात करें तो जरा देखिए, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर पे तो थे ही थे, साथ साथ अपोजिट एंड पे भी थे। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर पे तो थे ही थे। लो भैया कॉर्नर पे हमने बना दिया, कॉर्नर के बाद जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थे दे आर ऑल्सो प्रेजेंट एट द अपोजिट फेजेस। लो यहाँ भी बना दिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पर यूनिट सेल की बात करूँ अगर तो हो जाएगा ड्यू टू कॉर्नर यस प्लस ड्यू टू फेस। गाइस ड्यू टू कॉर्नर 1 होगा और ड्यू टू फेस कितने फेस पे है 2, और पर फेस हिस्सा कितना आता है 1/2, तो यहाँ 1 + 1 कितना हो गया 2 हो गया। यानी कि एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में जो टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आते हैं पर यूनिट सेल गाइस वो कितने आते हैं 2 आते हैं। अब एक लास्ट बचता है हमारे पास हेक्सागोनल यूनिट सेल। क्या बचता है गाइस, हेक्सागोनल यूनिट सेल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिए अच्छे से आपको समझा दूंगा। हेक्सागोनल यूनिट सेल में आपने पीछे देखा कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर एज वेल एज एट द 3 पार्टिकल्स एट बॉडी सेंटर। एंड सेम टाइम गाइज आपने बोला था कि एक एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहाँ रहते हैं, अपोजिट फेजेस पे भी रहते हैं। तो जरा देखिएगा ध्यान से, आपको मज़ा आने वाला है। यहाँ हम लोग अगर देखते हैं तो सबसे पहली बात तो यही हो जाएगी कि सर एक कॉर्नर कितने यूनिट सेल से शेयर्ड रहता है। सर ये हमको थोड़ा दिखाओ, तो मैं आपको दिखाता हूँ और ध्यान से देखिएगा। जैसे ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है ना, वैसा हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है 3 डायमेंशन में। तो ज़रा देखिए, अगर वैसा स्ट्रक्चर होगा तो ये कुछ ऐसा जाएगा, देख लीजिए ये भी कुछ ऐसा जाएगा। तो अगर हम लोग किसी एक पार्टिकल की बात करें तो ज़रा देखो, एक हेक्सागोन 1 हो गया, ये दूसरा हो गया ये 2, तीसरा हो गया ये 3। यानी ये पार्टिकल इन 3 से तो बगल बगल टच है। अब इसके ऊपर भी तो एक हेक्सागोन बनेगा, इसके ऊपर भी तो एक हेक्सागोन बनेगा, इसके ऊपर भी तो एक हेक्सागोन बनेगा। यानी कि हेक्सागोनल यूनिट सेल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल किसी एक कॉर्नर पे जो रखा रहता है वो 1 नहीं 2 नहीं 6 हेक्सागोन से शेयरिंग करता है। अगर 6 हेक्सागोन से शेयरिंग करेगा गाइस, तो जरा देखिए कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पर यूनिट सेल की अगर हम बात करें तो जरा देखो क्या होगा, ड्यू टू, एकदम ईमानदारी से, ड्यू टू कॉर्नर यस प्लस ड्यू टू बॉडी सेंटर, बिल्कुल सही बात है, प्लस ड्यू टू फेस सेंटर या ड्यू टू फेस भी बोल सकते हो, ड्यू टू फेस। अब जरा देखो, अगर मैं ड्यू टू कॉर्नर की बात करूं गाइस, तो कॉर्नर टोटल है 12 और एक कॉर्नर क्योंकि 6 हेक्सागोनल यूनिट सेल से शेयरिंग कर रहा है, इसलिए जो पर कॉर्नर हिस्सा आएगा वो आएगा 12 × 1/6 प्लस ड्यू टू बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर में 3 है, चुपचाप पूरा अपना है वो, प्लस ड्यू टू फेस सेंटर 1/2, क्योंकि ये जो सेंटर का पार्टिकल है फेस के, ये एक तो नंबर 1 हेक्सागोन से और दूसरा जो इसके ऊपर बन रहा है उसी 2 से शेयर करेगा और किसी से शेयर नहीं करेगा। तो
तो 1/2 इंटू 2, तो टोटल कितना आ गया 6 2 जा 12, 2 + 3 और +1, यानी कि 2 + 3 + 1 = 6, means the total number of constituent particle associated with hexagonal unit cell is 6। उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा बच्चों। आज के लिए इतना पर्याप्त है। थैंक यू।